अश्विना भगस्वस्ति देव्यदितिरनैवणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुः पप्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॐ स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूँ चंद्रमोहन जी से कि सरस्वती वंदना अपनी टीम के साथ हम सब शुरू करते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बुमलिमलिने हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बुमलिमलिने जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी
डॉक्टर चंद्रमोहन जी और संगीत विभाग पतंजलि विश्वविद्यालय की पूरी टीम को कि उनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मैं अगली कड़ी में हमारे मध्य आज के मुख्य वक्ता पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, इनका पाठ्य हम सभी को मिलेगा, तो उनके स्वागत एवं सम्मान के लिए मेरा निवेदन रहेगा माननीय ओम प्रकाश जी, जो कि राष्ट्रीय सह संयोजक हैं शिक्षा स्मृति उत्थान न्यास के। मेरा भाई जी से अनुरोध है कि वो महाराज जी का स्वागत शॉल एवं पुस्तक से करें। श्री ओम प्रकाश जी। हमारे बीच आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी उपस्थित हैं, तो मेरा अनुरोध रहेगा सुरेश गुप्ता जी से कि वो आचार्य बालकृष्ण जी का शॉल देके सम्मानित करें। राष्ट्रीय सचिव शिक्षा स्मृति उत्थान न्यास माननीय अतुल भाई कोठारी जी उपस्थित हैं। भाई जी के स्वागत एवं सम्मान हेतु मेरा निवेदन रहेगा पूर्व IAS ऑफिसर एवं वर्तमान में अध्यक्ष भारतीय शिक्षा बोर्ड माननीय डॉक्टर MP सिंह जी से। मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर संतोष मुखी जी से, जो कि चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विषय के राष्ट्रीय संयोजक है। वो डॉक्टर MP सिंह जी का स्वागत शोर बुलाकर करें। राष्ट्रीय संयोजिका है विद्यालय शिक्षा न्यास के, उनके स्वागत एवं सम्मान हेतु मेरा विनम्र निवेदन पूज्य दीदी साध्वी देवप्रिया जी से। अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन करता हूं डॉक्टर MP सिंह जी से कि वो कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भारतीय संस्कृति के सभी आयामों को समग्रता में समेटे हुए पतंजलि योग तीर्थ में आप सभी का हृदय के अभिनंदन से अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित परम पूज्य स्वामी जी, जो भारतीय सामाजिक संस्कृति के साक्षात विग्रह हैं और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित और पुनर्स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित हैं, उनका भी आप सभी की ओर से हृदय के अभिनंदन से नमन करता हूँ। हमारे मध्य में श्रद्धेय आचार्य जी, जो जिनको मैं अक्सर कहता हूं कि नवोन्मेष के देवता हैं, क्षण प्रतिक्षण शोध की दृष्टि ही उनकी रहती है, और वो भी भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक जो ज्ञान परंपरा है उसके मध्य में सेतु का काम करते हैं। श्रद्धेय आचार्य जी, उनका भी अभिनंदन करता हूँ।
भारतीय ज्ञान प्रणाली को सही संदर्भ में पूरे राष्ट्र में अवधारित और प्रसारित करने के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऊर्जा ही दान कर दिया, ऐसे ऋषिकल्प परम श्रद्धेय अतुल कोठारी जी को भी अभिनंदन करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे मध्य में विद्या, वैदुष्य और वात्सल्य की साक्षात प्रतिभा पूज्या दीदी देवप्रिया जी हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे मध्य में डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी, बहन अनीता जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, शोभा ताई जी, संजय स्वामी जी, अजय तिवारी जी, सभी का मैं हृदय के आभ्यंतर से अभिनंदन करता हूँ। और जो लोग यहाँ पर सहभागिता के लिए दूर से चलकर पतंजलि योग पीठ में पधारे हैं, उन सभी दिव्य आत्माओं को भी मैं पतंजलि योग पीठ और भारतीय शिक्षा बोर्ड से प्रणाम करता हूँ। और साथ ही अभिनंदन करता हूँ अपने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के जो 250 वैज्ञानिक अनुराग वार्ष्णेय जी और वेदप्रिया जी के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि एक क्रियात्मक स्वरूप प्रकृति धर्मा भारतीय संस्कृति की जो चिकित्सा पद्धति रही है, उसको मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को पुनर्स्थापना का कार्य परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी के नेतृत्व में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के हमारे वैज्ञानिक अनवरत कर रहे हैं। इसलिए विशेष रूप से वो ये श्रोता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यदि मेरी भूमिका सिर्फ अभिनंदन और स्वागत की है, लेकिन चूंकि स्वागत सिर्फ व्यक्तियों का नहीं होता, अगर कोई गोष्ठी जिस विषय को लेकर के होती है उस विषय का भी अभिनंदन करना होता है। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में पंचकोशों का समन्वय, संस्कृति वर्षों से इसमें साधनारत है, क्योंकि सभी हमारे कर्मयोगी भाई बहन, वो गोष्ठी का एक विषय है जो आज का वैश्विक परिदृश्य देखते हैं। तो जिस तरह से विकास की यात्रा से, जिस तरह से मानवता पूरी आतंकवाद से व्यथित है, क्रूर असमानताएं आर्थिक और सामाजिक संदर्भ में शेषनाग की तरह फन फैलाए हुए हैं, जिस तरह से निजी अहंकारों में साम्राज्य विस्तार की पुरातन प्रवृत्ति के तहत एक अहंकार के विस्तार के रूप में पूरा विश्व युद्ध से पीड़ित है, ऐसे वातावरण में शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका है कि विश्व नागरिक कैसा तैयार करें जो इस वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के लिए एक समर्थ उत्पादक संस्कारवान नागरिक गढ़ सके, शिक्षित कर सके। ये सबसे बड़ा दायित्व है और शिक्षा ही इस उत्तरदायित्व को ले सकती है, कोई और शाखा नहीं ले सकती। अब सवाल उठता है कि ये कैसे संभव है, क्योंकि सारे देश, सारे समाज इतिहास की यात्राओं में लगातार शिक्षा पर काम किए हैं, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारा सामर्थ्य बढ़ता जा रहा है, वैसे हमारी दृष्टि संस्कार विहीन होती दिखाई पड़ रही है। उसमें पंचकोश की अवधारणा तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली और इसके पश्चात भृगुवल्ली की जो अवधारणा है, वो निश्चित रूप से एक प्रकाश स्तंभ के रूप में पूरे विश्व के लिए हो सकती है, क्योंकि सारी ही ज्ञान परंपराएं मानव का जो स्व है इसकी शोध से ही प्रारंभ हुई। को हम तस्मात् कुतयात्, मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, मेरा प्रकृति से क्या संबंध है, मेरा स्वयं से क्या संबंध है, मेरा मनुष्य के साथ संबंध है, मेरे पूरे ब्रह्मांडीय घटकों के बीच में मेरा अस्तित्व कहां है। यही से यात्रा शुरू होती है सारी ज्ञान परंपरा। और इसके लिए आवश्यक है कि फिर स्व क्या है, क्योंकि स्व की ही अंतःक्रिया होती है प्रकृति से, स्व की ही अंतःक्रिया होती है समाज से, स्व की अंतःक्रिया होती है स्वयं से। तो इसलिए सबसे अधिक पारिभाषित करना आवश्यक है कि स्व क्या है। अगर कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र अपने स्व को ठीक से बच्चों के पारिभाषित कर ले,
तो इसके बाद स्व का जो भी अंतःक्रिया होगी, इंटरेक्शन विद नेचर, सोसाइटी, किसी से भी जो भी अंतःक्रिया होगी, वो निश्चित रूप से सर्वव्यापी होगी। मैं बस संकेतों में 5 मिनट नहीं, अनिता जी ने जो मुझे समय दिया उतने में ही समेट लूंगा, क्योंकि मैं भौतिकी का विद्यार्थी हूँ। मुझे मालूम है कि समय एक अपरिवर्तनीय ऊर्जा है, रिवर्सिबल एनर्जी। मैं 5 मिनट में सिर्फ ये संकेत दे रहा हूँ कि जब भी मैं देखता हूँ तैतृय उपनिषद के इस पंचकोश को या भारत के दर्शन के गर्भ से उभरे हुए स्व की परिभाषा को, तो मुझे लगता है कि अगर मैं तुलनात्मक रूप से देखता हूँ, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, प्लैटिनस, डेमोक्रिटस, डेकार्त, लॉक, कांट, हीगल, मार्क्स, फ्रायड, डार्विन या न्यूटोनियन मैकेनिक्स, फिजिक्स, इसके संदर्भों में जो हम पाश्चात्य दर्शन, जो पूरी दुनिया का विश्व दर्शन बना हुआ है, वैश्विक दृष्टि बनी हुई है, उससे अगर हम स्व को परिभाषित करते हैं तो बड़ा ही स्व हमारा बावना हो जाता है, बहुत व्यापक नहीं होता। जब उस स्व की परिभाषा को हम भारतीय दर्शन के गर्भ से देखते हैं तो वो स्व एक सर्वांग रूप से अखिल ब्रह्मांडीय घटकों का एक एकात्म अस्तित्व के रूप में उभरता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ये जो दृष्टि है स्व की, हमारा स्व अपने अस्तित्व क्या जो निरीक्षण, परीक्षण, प्रमाणीकरण है, वह नितांत वैयक्तिक मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांडी घटकों के साथ एक अविभाज्य रूप से एक अंतर संबंध रखता है। अगर किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी मनुष्य का स्व इतना व्यापक हो, इतना सर्व समावेशी हो, जिसमें ब्रह्मांड के सारे घटक ही यत्र सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति की दृष्टि रखते हो, तो निश्चित रूप से उसकी जो भी अंतःक्रिया होगी, उसका जो भी इंटरप्ले होगा सोसाइटी से, समाज से, प्रकृति से, जिससे भी होगा, उससे उभरी हुई ज्ञान परंपरा तेन तत्तेन भुंजी था से संपृक्त होगी। और वह करने के लिए आवश्यक है कि भारतीय दर्शन में जब मनुष्य के स्व को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के रूप में व्याख्यायित करते हैं और पाश्चात्य दर्शन से माइंड और बॉडी तक सीमित हो जाता है, तो यही अंतराल हो जाता है उन दर्शनों से उभरे हुए ज्ञान प्रणाली में और भारत के इस सर्वव्यापक समग्र दृश्य से उपजे हुए स्व की परिभाषा और स्व के समाज और प्रकृति के अंतर संबंधों, रिश्तों से उभरी हुई ज्ञान प्रणाली। अब उस ज्ञान परंपरा को, उस ज्ञान प्रणाली को इस स्व के अस्तित्व के साथ कैसे अपने बच्चों को उभारें, उसके लिए बच्चों की भाषा चाहिए। बच्चों की भाषा में गतिविधियां भी भाषा है, सिर्फ शब्द ही भाषा नहीं है, मौन भी भाषा है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने अंतर से संवाद नहीं करता है, अपने अंतर से अस्तित्व का बोध नहीं करता है, जो उपनिषदों ने कहा है आत्मबोध नहीं करता है, तो जब तक आत्मबोध है और पाश्चात्य दर्शन का सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वो हमारे आत्मबोध से मेल नहीं खाता है, क्योंकि उनका सेल्फ उनके दर्शन से प्रभावित है, व्याख्यायित है, परिभाषित है। हमारा सेल्फ, हमारा स्व अपने ही दर्शन से प्रभावित है और परिमार्जित है। इसलिए मैं सिर्फ संकेतों में इस भावना का सम्मान करने के लिए, इस अवधारणा का सम्मान करने के लिए, अपनी ऋषि प्रज्ञा की उस दृष्टि का सम्मान करने के लिए, जिसके तहत ही स्व को समवेत रूप से, समग्र रूप से एक अंतर दृष्टि जब तक उत्पन्न नहीं होगी, तब तक किसी भी विश्व की कोई भी राजनीतिक विज्ञान हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भौतिकी हो, चाहे वो रसायन हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो कोई भी आयाम हो, खगोल विज्ञान हो, वो सारे विषय ही केंद्रित होते हैं स्व पर ही निर्भर करता है कि स्व कैसे प्रभावित करता है जगत को और जगत कैसे स्व को प्रभावित करता है। यह जो महान विद्या है भारतीय दर्शन के गर्भ से, इसको हम स्कूली शिक्षा में कैसे करेंगे, क्योंकि स्कूली शिक्षा हमारी फ्रायड से नहीं प्रभावित है, इंडिगो सुपर ईगो से नहीं है। हमारी शिक्षा पंचकोशों पर आधारित है और उसके लिए हमें बाल वाटिका जिसको कहते हैं, तो जो स्वामी जी के नेतृत्व में जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है, उसको प्रत्यूष अरुण उदय कहते हैं। उसमें हम कैसे उनके अंदर, उनके अंतस में, उनके चाहे हम अनकॉन्शियस करें या सबकॉन्शियस करें, उसको कैसे निर्मित करें
कि वह जो पूरे जीवन भर वो अवचेतन उसकी गतिविधियों को संचालित करता है, निर्देशित करता है, उसको हम कैसे शुद्धोस बुद्धोस निरंजनोस के तहत उसको हम एक ऐसा एक प्रकृष्ट नागरिक बना दें, एक प्रदीप्त नागरिक बना दें, उसकी वेधा ऐसी हो वह प्रज्ञा तक ही नहीं बल्कि ऋतम्बरा प्रज्ञा तक पहुंच जाए। यह मात्र अगर कोई पूरा कर सकता है तो तैतृय उपनिषद के पंचकोशीय ऋषि प्रज्ञा की अवधारणाओं के आधार पर ही हो सकता है। इसलिए मैं इस दृष्टि को भी प्रणाम करता हूँ कि दक्षताओं के साथ पंचकोशीय दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक शिक्षा ऐसे ही विभाजनकारी होगी, विनाशकारी होगी और जो वैश्विक परिदृश्य देख रहा है उसी का उत्पादक होगी, उससे परे नहीं हट सकती। इसलिए इस महनीय दृष्टि जिस पर गोष्ठी है उसको मैं विशेष रूप से अभिनंदन, अभिवादन और आप सभी को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। अगली कड़ी में मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय बहन अनीता जी से कि वो कार्यक्रम की प्रस्तावना हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय अनीता जी। सभागार में उपस्थित सभी मूर्धन्य विद्वजनों एवं जागृत आत्माओं को प्रणाम। पंचकोश आधारित शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय चिंतन कार्यशाला, इसमें प्रतिभागिता करने के लिए आप सबका अभिनंदन। हमारा सौभाग्य है कि इस चिंतन कार्यशाला का विचार बीज न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल भाई कोठारी जी तथा अन्य अनेक मूर्धन्य विद्वानों के इस दिशा में वर्षों के कार्य, अनुभव तथा अनुभव में से अर्जित ज्ञान के मंथन से प्रस्फुटित हुआ। इस विचार को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष श्री NP सिंह जी का हमें सहयोग मिला तथा संपूर्ण कार्यशाला को विचार तथा व्यवहार को सापेक्ष करने के लिए योग ऋषि स्वामी रामदेव जी तथा आचार्य बालकृष्ण जी का आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यशाला भारत के उस शिक्षा दर्शन का मूल रूप है जो शिक्षा, अध्यात्म और समाज की त्रिवेणी को अनवरत रूप से बहते हुए देखना चाहता है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती संगम, जब उनका संगम प्रयागराज में होता है, उसी प्रकार शिक्षा की स्वच्छ धारा समाज की व्यापक चेतना तथा अध्यात्म की गहन दृष्टि जब एक साथ प्रवाहित होती हैं तो यह त्रिवेणी बालक के समग्र विकास को एक सशक्त सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। वह विद्या जो आत्मज्ञान की ओर लक्षित हो, जो अज्ञानता, अहंकार और असमानता जैसी विकृतियों से मुक्त कर समाज के निर्माण के लिए तैयार करे, ऐसी विद्या, ऐसा शिक्षा दर्शन हमारे राष्ट्र का है जो मनुर्भव से आरंभ होता है और सा विद्या या विमुक्त के ऊपर जाकर विश्राम लेता है। यत्र विद्या यत्र धर्मः यत्र आत्मबोधः सः तत्र एव ज्ञान त्रिवेणी प्रभवति निरंतरम। शिक्षा जगत के विभिन्न आयामों को स्पर्श करते हुए हमारे यहाँ पर आज देश भर से पॉलिसी मेकर, टीचर एजुकेटर्स, वाइस चांसलर्स, टीचर्स बैठे हैं और उद्देश्य सबका केवल एक है। उद्देश्य है ज्ञानम मनुष्यस्य तृतीयम नेत्रम। ज्ञान ही मनुष्य का तीसरा नेत्र है, लेकिन जो तीसरा नेत्र जब खुलता है तो दो ही संभावनाएं होती हैं, सर्जन या विध्वंस। और हम सबका उद्देश्य ये है यहाँ पर कि जब ये तीसरा नेत्र खुले तो वो सृजनात्मक हो। इसीलिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। कुछ मूलभूत प्रश्न जिनकी चर्चा हम अगले 3 दिनों में करने वाले हैं, माननीय NP सिंह जी ने उसका बहुत अच्छे से आपको एक विस्तार से उसके बारे में बताया है। पंचकोश की अवधारणा के बारे में हम में से बहुत सारे लोग इस शब्द से तो परिचित हैं, लेकिन उसको और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि पंचकोश की अवधारणा हमारे शास्त्रों में, हमारे दर्शन में किस प्रकार दी गई है। ऐसे कौन से ग्रंथ हैं
जिन्हें मूल रूप से पढ़ा जा सकता है और इसके बारे में जाना जा सकता है। पंचकोश आधारित शिक्षा प्रणाली कैसी हो सकती है? क्या उस शिक्षा पद्धति को जानने से शिक्षक की भूमिका में कोई परिवर्तन आ जाएगा? क्या उसके अधिगम के तरीकों में, अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन आएगा या उसके मूल्यांकन के में परिवर्तन आएगा? तो ये पंचकोश की जो पद्धति है वो किस प्रकार संभावनाओं को देखने की दृष्टि शिक्षकों को प्रदान करेगी या कर सकती है, ये हम इस 3 दिन में विचार मंथन से एक दूसरे को सुन करके और अपने विचारों को प्रस्तुत करके सीखेंगे। जब भी हम पंचकोशीय ढांचे की बात करते हैं, अक्सर प्रश्न यही आता है हमारे सामने कि विश्वविद्यालयों में ऐसा क्या परिवर्तन होने वाला है यदि हम पंचकोश की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि होलिस्टिक एजुकेशन प्रोग्राम तो हमारे पहले भी चलते हैं, तो फिर पंचकोश का ये आह्वान क्यों? मैं इस बारे में बिल्कुल छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगी और वो उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। परम पूजनीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, हमने बचपन में अपने विद्यालयों में योग की कक्षाएं अटेंड की हुई हैं और मुझे अभी तक याद है कि शायद कभी माह में एक बार एक योग की कक्षा होती थी जिसको बहुत भारी मन से सब लोग अटेंड करते थे। तो क्योंकि वो इंटरेक्शन का टाइम इतना कम होता था, लेकिन स्वामी जी ने उसको अपनी समझ, अनुभव और अपनी इनोवेटिवनेस से इतना सरल और सहज बना दिया है कि अब केवल स्कूल के विद्यार्थी नहीं, सारी दुनिया उनकी विद्यार्थी है। हर कोई योग सीखना चाहता है। तो शिक्षक का ये जो गुण है कि ज्ञान को सरल सहज रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि वो किसी भी बालक के, किसी भी छात्र के व्यक्तित्व का अंग बन जाए, उसमें समाहित हो जाए, वो प्रक्रिया कैसी हो सकती है, इसके ऊपर भी हम सब लोग विचार मंथन यहाँ करेंगे। पंचकोश की प्रक्रिया को समझने पर हम कैसे मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं, इस पर भी कुछ विचार हम करेंगे और इस बात पर ध्यान देंगे कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जो हमारे विद्यालयों में, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट के नाम पर हो रही है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के नाम पर या इमोशनल डेवलपमेंट के नाम पर, बहुत कुछ सतही तौर पर हो रहा है, ये आप और मैं सब समझते हैं। लेकिन अगर किसी विषय की समझ बढ़ जाती है और देखने की दृष्टि बदल जाती है, तो वही गतिविधियां, उनके भाव बदलने से अर्थ भी बदल जाते हैं और अर्थ के साथ साथ उनको जो करने की प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव आ जाता है। वो कैसे आएगा, कैसे ये संभव है, हम ये सब मिलकर के ये विचार यहाँ पर करेंगे। तो इन 3 दिनों के मंथन चिंतन में हम बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं, उनके उत्तर जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उन उत्तरों को जानने के बाद कुछ प्रश्न और जन्म लेंगे। तो वो और प्रश्न क्या हो सकते हैं, उन प्रश्नों के ऊपर भी हम विचार करेंगे और नए से नए प्रश्न ढूंढेंगे। हमारी सारी जो जितने हमारे ग्रंथ हैं, आप उपनिषद पढ़िए, पुराण पढ़िए और ग्रंथ पढ़िए, सब प्रश्न से शुरू होते हैं। तो आप सबको आपके समूह में जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, 2 पुस्तकें हमने आप लोगों के साथ में साझा की थी। एक पुस्तक थी आत्म तत्व का विस्तार और दूसरी पुस्तक है उच्च शिक्षा भारतीय दृष्टि। अगर आप वो पुस्तकें अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं तो जब भी आपको यहाँ पर समय मिले आप जरूर उसको पढ़िए, क्योंकि उसको पढ़ने से आपके अंदर जो प्रश्न आएंगे, आप वो प्रश्न पूछेंगे, तभी ये जो यहाँ पर मंथन होने वाला है वो मंथन और ज्यादा फलदायी होगा, हम ऐसा मानते हैं। आपको हम कुछ पुस्तकों की सूची भी उपलब्ध कराएंगे और अंत में हमारे माननीय राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से भाई अतुल कोठारी जी यहाँ हैं। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो। तो आप अपने देश के युवाओं को, नागरिकों को कैसा बनाना चाहते हैं, उसके बारे में आपकी सोच वहीं से शुरू हो जाती है जब पहले दिन बच्चे को हाथ पकड़ करके विद्यालय के द्वार तक हम छोड़ कर आते हैं। लेकिन वो सिर्फ द्वार छोड़ने तक ही वो
खत्म ना हो जाए वो जिज्ञासा, उत्सुकता, वो विद्यालय में जाने का चार्म, वो यूनिवर्सिटी में जाने का चार्म, वो निरंतर जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया का वो उत्साह हमेशा बना रहे। इस सब के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करें। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। इसकी अगली कड़ी में मेरा अनुरोध रहेगा माननीय डॉक्टर अतुल कोठारी जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्थान न्यायालय से। भाई जी। पंचकोश की संकल्पना पर आयोजित इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के मंच पर उपस्थित श्रद्धेय योग गुरु बाबा रामदेव जी, माननीय आचार्य जी, प्रोफेसर NP सिंह जी, सुरेश गुप्ता जी, अजय तिवारी जी, बहन अनिता जी, सभागृह में बैठे देश भर से आए हुए सभी सम्मान्य कुलपति, पूर्व कुलपति, आचार्य बंधु और बहनों तथा पातंजलि विद्यापीठ परिवार के सभी सम्मान्य आचार्य और विद्यार्थी भाई और बहनों, पंचकोश पर काम तो हम काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन पंचकोश पर ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, गहरा चिंतन मंथन करना और देश भर के विद्वानों को उसमें बुलाना, इस प्रकार का शायद ये पहला प्रयास चल रहा है। और हमने सोचा कि इस प्रकार का प्रयास प्रारंभ करना है तो इसमें कौन सा स्थान उचित हो सकता है। तो सबने एक आवाज में कहा कि पातंजलि विद्यापीठ में इसको कर सकते हैं, और मुझे लगता है इससे कोई दूसरा उचित स्थान हो नहीं सकता देश में। और आनंद की बात है कि इस उद्घाटन कार्यक्रम में पातंजलि योग विद्यापीठ और पातंजलि परिवार के दोनों प्रमुख व्यक्ति हमारे बीच में उपस्थित है। ये हम सबका सौभाग्य है। मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। पंचकोश आधारित चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के समग्र विकास की ये यात्रा है 2008 से शुरू हुई हमारी। आप लोगों को, कुछ लोगों को जो विद्यालय से जुड़े हुए लोगों को मालूम होगा कि 2007-08 में देश में एक भयानक प्रकार का नया पाठ्यक्रम आया था, यौन शिक्षा के नाम से, सेक्स एजुकेशन नाम से। और वो इस प्रकार की पुस्तकें थी कि न आप देख सकते, न पढ़ सकते, न पढ़ा सकते। लेकिन सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने थोप दिया और मजबूरी थी लोगों की। इसके खिलाफ तब शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का नाम शिक्षा बचाओ आंदोलन था पहले शुरू में। तो उसके माध्यम से देशव्यापी एक बहुत बड़ा आंदोलन चला और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और उस पर रोक लगाई सरकार ने। तो कई विद्वानों ने हमारे सामने प्रश्न खड़ा किया कि आपने रोक तो लगा दी, ठीक है, लेकिन समस्या तो है बच्चों की, तो आपके पास विकल्प क्या है? बात भी सही थी। तो इसको विकल्प ढूंढने के लिए 23-24 फरवरी 2009 को महाराष्ट्र के पुणे में एक 2 दिन की राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। उस सम्मेलन में 2 दिन के चिंतन मंथन के आधार पर यह विचार हुआ कि इसका विकल्प चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए, और उसका पाठ्यक्रम बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो मैं भी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव था, तो इस निमित्त मेरा भी नाम जोड़ दिया गया। और आपके सामने सही बात बता रहा हूँ कि मुझे भी पंचकोश मालूम नहीं था कुछ। पंचकोश का नाम सुना था मैंने, बस इतना ही मालूम था। तो लेकिन वहां निर्णय हुआ और एक समिति 8-10 लोगों की बनी, बस मुझे भी रखा गया। तो हमारे माननीय अध्यक्ष थे दीनानाथ बत्रा जी, अभी तो नहीं रहे इस दुनिया में वो। तो दिल्ली आकर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा पंचकोश कहाँ है, क्या है, वो तो बताइए। मैंने सुना है तैत्तिरीय उपनिषद से इसको मूलभूत आधारभूत वहां से लिया गया है। तो फिर उन्होंने मुझे तैत्तिरीय उपनिषद निकाल कर दिखाया और फिर यात्रा वहां से मेरी भी शुरू हुई। और 2009 तक वो उनका पाठ्यक्रम वगैरह सारा तैयार हो गया।
9 से 12 तक देश भर में घूम रहा था, प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई हाथ रखने के लिए तैयार नहीं थे। फिर जिन्होंने हमारा और अखिल भारतीय संयोजक है ओम शर्मा जी, जाबुआ में उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे। तो पहला एक व्याख्यान रखा गया था चरित्र निर्माण व्यक्तित्व विकास का। मैं गया था प्रवास में, तो व्याख्यान में मेरी सारी बातें रखी। तो उन्होंने कहा कि जब छोड़ने के लिए आ रहे थे मुझे स्टेशन पर, तो उन्होंने कहा कि ये वास्तव में हो सकता है क्या? तो 3 साल से प्रयास करते थे लेकिन कोई हाथ नहीं रखने देते, इसलिए मेरी भी थोड़ी प्रतिक्रिया थी। तो मैंने कहा तय करो कब करता है। कार्यशाला वहां हुई और उस कार्यशाला, इनकी कार्यशाला सफलतापूर्वक पूरी हो गई। रखा कि आप झाबुआ को देश के नक्शे पर लाना चाहते हैं क्या? तो उनका इसका अर्थ क्या है नक्शा? मैंने कहा नक्शे पर लाना चाहते हैं, नहीं बताइए। मैंने कहा अभी मानचित्र देश का होता है, कहीं झाबुआ दिखता है क्या? तो कहा लाना चाहते हैं। मैंने कहा आप काम करने के लिए तैयार है क्या? तो कहा। और सही में उन आचार्यों ने काम किया और वहां 3 राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला झाबुआ जैसे जनजाति क्षेत्र में जहां ट्रेन भी नहीं जाती है, ऐसे स्थान पर राष्ट्रीय स्तर की 3 कार्यशाला हुई। और हमारे देश भर के कार्यकर्ता वहां गए, नहीं गए तो कहते थे हमको एक बार झाबुआ जाना। तो मैं फिर 2015 में कार्यशाला थी, उनका आचार्य कहा कि देश के नक्शे पर झाबुआ आ गया क्यों? तो जा आ गया। ये पंचकोश का कमाल है। तो ये पंचकोश आधारित शिक्षा, जैसे बहन अनिता जी ने कहा कि हमारा ध्येय वाक्य है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। शिक्षा में बदलाव करना है नहीं, क्या करना है? शिक्षा में बदलाव करना है, यही करना है कि पंचकोश आधारित शिक्षा लाना है। इसमें देश के दुनिया के अधिकतर प्रश्नों का समाधान है इसमें। और शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य हम सब जानते हैं कि चरित्र निर्माण व्यक्तित्व का समग्र विकास है। अनेक महापुरुषों ने अपने अपने शब्दों में बात कही है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था हैंड, हेड एंड हार्ट, अर्थात हैंड, हेड एंड हार्ट। हेड यानी दिमाग। इस रटन प्रक्रिया से बच्चे 99% लाए वो नहीं जरूरी है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी बने बच्चे। हैंड यानी बच्चे हाथ से काम करना सीखे। आज हमारी शिक्षा में हाथ से काम करने की बात ही नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के व्यावसायिकता, वोकेशनलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी बात आई है। और हार्ट यानी बच्चे संवेदनशील बने, यानी दुखी, पीड़ित, वंचित, गरीब लोगों के बारे में उनके मन में संवेदना है। वो यही मूल्यों की शिक्षा, नैतिक मूल्यों की शिक्षा है। विद्यानिवास मिश्र जी ने कहा था कि ज्ञान, चरित्र और कौशल की त्रिवेणी पर ही शिक्षा का सृजन होता है। बात वही है, शब्द अलग अलग है, लेकिन इन सारे महापुरुषों ने जो जो बातें कही है उनको अगर समग्रता से विचार करना है तो वो है पंचकोश। और मैंने जैसे कहा कि बाकी तो बहुत सारे ग्रंथों में आ गया है, लेकिन मूलतः तैत्तिरीय उपनिषद में प्राचीन की बात करें तो वहां से लिया गया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और आनंद की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये बातें आ गई। और अभी जो प्रथम 5 वर्ष यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के 3 वर्ष और क्लास 1-2 ये 5 वर्ष का जो सिलेबस आया है उसमें पंचकोश लाया गया है। जो अभी बीएड का एकीकृत 4 वर्ष का एकीकृत पाठ्यक्रम जो बना है, जिसको अंग्रेजी में आईटेप कहते हैं, उसमें भी पंचकोश को जोड़ा गया है। तो पंचकोश की चर्चा तो शुरू हो गई है देश में, लेकिन पंचकोश क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। और जो जानते हैं तो फिर इसको शिक्षा में कैसे इसका समावेश करना है, ये और नया प्रश्न है। तो इस दृष्टि से इस कार्यशाला का विचार हुआ, इसलिए बहुत चिन्हित किए हुए सिलेक्टेड लोगों को इस कार्यशाला में बुलाया गया है। देश से लगभग मुझे लगता है 110-20 लोग आए होंगे।
क्योंकि भीड़ इकट्ठी करने से काम नहीं होगा। और ये पंचकोश का परिणाम है, जहां जहां जिन्होंने गंभीरता से को लागू किया। हमारे यहाँ क्या है कि विद्वान किसको माना जाता है देश में, कि जो कोई भी विषय इतना कठिन प्रस्तुत कर दे कि लोग समझ न पाए, तो विद्वान माना जाता है। लेकिन सही में तो ये है कि कठिन से कठिन बात इतने सरलता से लोगों के सामने रखना चाहिए कि लोग उनका स्वीकार करेंगे, हाँ हमारे लिए। और हमने झाबुआ में अनेक प्रयोग किया, तो उसमें बच्चों की, छात्रों की भी कार्यशाला की थी, विद्यालय के छात्रों की कार्यशाला। तो 10 साल के बच्चे को भी लगता था कि नहीं हमारे लिए उपयोगी है ये। तो इस प्रकार का इसको प्रस्तुतिकरण करने की आवश्यकता है और आज के आधुनिक संदर्भ को इसमें जोड़ने की जरूरत है। जब पंचकोश, 33 उपनिषद, बाकी ग्रंथों में जब था, तब तो कोई पर्यावरण का विषय नहीं था, पर्यावरण का संकट देश दुनिया में कहीं था ही नहीं। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण मूल्य पर्यावरण बन गया है, तो हमने पर्यावरण को भी इसमें जोड़ा है। तो अन्वय कोश का तात्पर्य क्या है, तो सरल भाषा में समझना है तो शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि अन्न से ये शरीर बनता है, तो इसलिए शारीरिक विकास की बात है, फिजिकल डेवलपमेंट की बात है। प्राणमय कोश के अर्थ क्या है, प्राणों का विकास कर सकते हैं हमसे इस विषय में, इसलिए मैं कहता हूं इंग्लिश में भी प्राण को, तो प्राणों का विकास। तीसरी बात है मनोमय कोश, यानी मन का विकास। चौथी बात है विज्ञानमय कोश, यानी विज्ञान का मूल शब्द तो ज्ञान शब्द से विज्ञान शब्द आया है, तो ज्ञान विज्ञान इनका शब्द संदर्भ, इसका संबंध बुद्धि से है, इसलिए बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और आनंदमय कोश अर्थात आध्यात्मिक विकास। तो ये 5 प्रकार के विकास की बात है इसमें, व्यक्तित्व के समग्र विकास की बात, सर्वांगीण विकास की बात और चरित्र के निर्माण की बात। आज जो देश और दुनिया में जो जो समस्याएं, चुनौती, चैलेंजेस है हमारे सामने, उसका कोई एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रीजन, कारण हो तो वो है क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का संकट। चरित्र के लिए कोई बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातों से ही चरित्र बनता है। अभी हम एनपी सिंह जी के रूम में बैठे थे, तो इस घटना से मुझे याद आ गया, इसलिए बताऊं कि वो पानी लाया ग्लास भरकर तीनों, तो हमारे सुरेश जी ने कहा कि ये ग्लास आधा आधा कर दो पानी का, तो उनका नहीं आप ले लीजिए ना, और कहा। तो एनपी सिंह जी कहा नहीं, वो तुम नहीं समझ रहे हो कि पानी का क्या मूल्य है, इसलिए फिर मैंने कहा खाली गिलास लाओ, जितना हम चाहे उतना लगे, बाकी नहीं खा देंगे। तब मुझे वो घटना याद आ गई कि महात्मा गांधी जी प्रयागराज गए थे, जवाहरलाल नेहरू के घर रुके थे। तो उस समय तो शौचालय, वॉश बेसिन वगैरह थे नहीं, तो सुबह सोच जाकर गांधी जी आए तो हाथ धोना था, तो नेहरू जी हाथ धुला रहे थे, तो बड़ा लोटा था, तो एकदम उन्होंने पानी डाल दिया नेहरू जी ने। तो गांधी जी एकदम गुस्से हो गए, अरे नेहरू क्या कर रहे हो? गांधी जी के, नेहरू जी का क्या हुआ गांधी जी? तो तुमने तो पानी उड़ेल दिया, इसमें तो मैं 3 बार हाथ धुले थे दिन में, और मैंने अभी हाथ धोया ही नहीं ठीक से। तो नेहरू जी ने कहा, गांधी जी क्यों चिंता करें, पास में गंगा बह रही है। तो गांधी जी ने कहा, गंगा बह रही है इसलिए हमारे उपयोग के लिए है, दुरुपयोग के लिए नहीं है। तब तो पानी का कोई संकट था नहीं, समस्या थी नहीं कोई। यही महापुरुष होते हैं, तभी वो महात्मा गांधी, मोहन करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बने। तो ऐसी छोटी छोटी बातें बच्चों के जीवन में कैसे आए, 5 कोशों को ध्यान में रखकर।
इसका पंचकोशों के आधार पर कार्य करना है हम लोगों ने। जो अनिता जी 2 पुस्तकें बातें की, ये दोनों पुस्तकें है पंचकोश की, और ये विद्यालय गतिविधि काले और बाहर स्टॉल लगेगा, उसमें ये पुस्तक मिलेगी आपको। ये स्कूल के लिए, विद्यालयों के लिए है। 300 से ज्यादा प्रयोग है इसमें कि विद्यालयों में क्या प्रयोग बच्चों को करना चाहिए, कैसी गतिविधि करानी चाहिए। और विद्यालय स्कूल लेवल का जो सिलेबस पाठ्यक्रम है वो बच्चों के लिए नहीं है, कोई पुस्तक भी नहीं है, वो आचार्यों के लिए है। बच्चों को तो गतिविधि ही करानी है, एक्टिविटीज करानी है, गतिविधियां करानी है। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन लेवल पर बच्चे पंचकोश समझ सकते हैं, समझना भी चाहिए। इसलिए इस पुस्तक का कई क्रेडिट कोर्स, कई सर्टिफिकेट कोर्स इस रूप में कुछ विश्वविद्यालय में चल रहा है, तो वहां 50% थियरी और 50% प्रैक्टिकल के मार्क है। तो मूल बात है कि जीवन में बातें आनी चाहिए। तो इस प्रकार की पंचकोश आधारित छोटी छोटी बातें, हर कोर्स पे क्या क्या बातें होनी चाहिए, अलग अलग कोर्स पर चर्चा होगी, उसमें ये बात आएगी। तो सिद्धांत समझना एक बात है, हम जिस तरह के लोग हैं उसको सिद्धांत भी समझना आवश्यक होता है, लेकिन उसको व्यवहार में लाना। इसलिए हम देश भर में लगभग 250-300 कार्यशालाएं हो गई होगी पंचकोश की। इसमें विशेषज्ञ रिसोर्स पर्सन कौन आते हैं कि जिनके जीवन में वो बातें हैं, व्यवहार में, आचरण व्यवहार में है, वही रिसोर्स पर्सन विशेषज्ञ के रूप में आते हैं। जैसे हमारे एक डॉक्टर मनोहर भंडारी आज नहीं आ पाए हैं, इंदौर के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, तो अनुमय कोश पर बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी पुस्तकें भी है। तो वो कहते हैं कि झाड़ू पोछा करना ये भी एक्सरसाइज है, ये भी व्यायाम है। तो वो मैं कहता हूं कि मैं नहीं कह सकता वो बात, क्योंकि वो रोज अपने कमरे में स्वयं घर में झाड़ू पोछा स्वयं करते हैं डॉक्टर मनोहर भंडारी, इसलिए उनको बोलने का अधिकार है। मैं कहता हूं मुझे अधिकार नहीं है। मैं मनोहर भंडारी जी का उदाहरण देकर बात कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं वो काम नहीं कर रहा हूं। तो इस प्रकार का विशेषज्ञ रिसोर्स पर्सन बनना, और यहाँ जो आए हुए इस तरह के लोगों को बुलाया है कि जो आगे जाकर जिस संस्थान में है या उन प्रांतों में, देश भर में ऐसे विशेषज्ञ रिसोर्स पर्सन के रूप में वो कार्य करे, ये अपेक्षा है। और मैं आजकल व्यस्तता बहुत बढ़ गई, काम बहुत बढ़ गया, तो मैं कहीं जाता हूं तो 2 दिन की कार्यशालाएं, संगोष्ठियां होती है, तो 1 आध दिन रहता हूं, फिर निकल जाता हूं। लेकिन इस विषय की कार्यशाला में प्रयास करता हूं कि मैं पूरा समय रहूं, क्योंकि मुझे भी इसमें से कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। जब झाबुआ में एक बार बच्चों की कार्यशाला थी, छात्रों की, तो मैंने कहा कि रात को सोते समय हाथ मुंह धोकर सोना चाहिए। तो बाद में एक बच्चा ने हाथ उठाया, एक छात्र 6th क्लास में पढ़ता था। एक प्रश्न है, मैंने पूछिए, तो कि हाथ मुंह धोना चाहिए, पैर नहीं धोना चाहिए रात को सोते समय क्या? तो मैं कान पकड़ा। मैंने कहा बात आपकी सही है, लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मुझे धोने की आदत नहीं है। आज भी मुझे बराबर पूरी आदत नहीं हुई, लेकिन जब भी मैं पैर धोता हूँ रात को सोते समय, तब मुझे बच्चे की याद आती है कि उस 6th क्लास के बच्चे ने मुझे सिखाया था ये। तो इस कार्यशाला में आने का यह आनंद है कि अपने को भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसमें हर कार्यशाला में कुछ नई बात मिल जाती है। तो इस प्रकार के विशेषज्ञ रिसोर्स पर्सन इस कार्यशाला में आने वाले लोग बने, ये अपेक्षा है आपसे। और मैं आपको बताऊं कि जो ऐसे विशेषज्ञ रिसोर्स पर्सन बनने का तय करेंगे और बनेंगे, उनके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि जब कोई भी व्यक्ति प्रगति करता है, आगे बढ़ता है, विकास यात्रा आगे बढ़ती है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। मनुष्य समस्या कब बनता है? जब उनका विकास रुक गया। बड़ा तालाब भरा हुआ है पानी, 5 साल हो गया, तो क्या होने लगेगा? दुर्गंध आने लगेगी।
लोग पास से निकलने के कन्नी काटेंगे, दूर से निकलेंगे। मनुष्य का भी ऐसा होता है। हमारे प्रोफेसर थे, हम पढ़ते थे कॉलेज में, तो खाली बैठे रहते, बहुत सीनियर हो गए थे तो पीरियड भी कब लेते थे, उनको कौन कहे, प्रिंसिपल से भी सीनियर थे वो। तो आप उनकी चैम्बर मिलने जाएंगे, दूर से देखेंगे कोई आ रहे हैं तो ऐसे किताब या कुछ अखबार लेकर पढ़ने लगेंगे। आप जाकर 2-3 बार सर सर सर, तब फिर अच्छा आइए। काम कुछ नहीं था। और फिर क्या होता है कि आप 2 शब्द बोलेंगे तो आधा घंटे वो लेक्चर दे देंगे। तो लोग फिर वहां पास में जाते डर से थे। कई बार ये अपने अपने चिंतन का विषय है। बच्चे कई बार अपने सामने कोई बात रखते हैं तो हम भी तुरंत उसको भाषण देते थे, तो फिर बच्चे दूर भागते हैं हमसे। तो इस दृष्टि से ये कार्यशाला में सिद्धांत तो बहुत गुड बात है, बहुत बड़ी बात है। इस सिद्धांत समझना भी इतना आसान नहीं है शुरू में तो, लेकिन मूल बात है उनको व्यवहार आचरण में लाना। स्वयं के परिवार में, संस्थानों में ये महत्वपूर्ण है। और जिन जिन संस्थाओं ने लाया वहां अद्भुत परिणाम है इसका। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, आप बाद में मिल सकते हैं, कि वहां बिना शिक्षक परीक्षा, विदाउट सुपरवाइजर एग्जाम होता है। मित्रों, ये नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये आज की 2025-26 की बात कर रहा हूं कि आज भी भारत में ये संभव है और हो रहा है। और इस बार हमने विद्यालय स्तर पर, स्कूल लेवल पर तो कुछ सालों से प्रयोग शुरू किया था, लेकिन इस साल से हायर एजुकेशन पर भी एक यूनिवर्सिटी इसके लिए तैयार हो गई और शुरू कर रही हो प्रयोग। देखिए, कई बार हम कहते हैं कि आज के बच्चे कैसे हो गए। बच्चे में कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ गड़बड़ हुई है तो हम में हुई है। वही बच्चे हैं ना, सारे बच्चे विदाउट सुपरवाइजर एग्जाम नहीं देता है। प्रधानाचार्य, प्राचार्य जैसे प्रार्थना खंडित पूछते हैं कि कितने बच्चे विदाउट सुपरवाइजर एग्जाम देना चाहते हैं, तो जो बच्चे हाथ उठाते हैं उसकी अलग क्लास लगती है। सारे बच्चों ने हाथ नहीं उठाए कि हम भी हाथ उठा दें और वहां बैठकर भी कॉपी करके पास हो जाएंगे, ऐसे बच्चों ने नहीं किया। और जहां 4-5 साल से प्रयोग कर रहे हैं, ग्रेजुअली संख्या उनकी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये नैतिक मूल्यों की शिक्षा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आज के जमाने में। तो आज भी ये सब संभव है। और जो जो समस्याएं, चुनौती, प्रश्न है, उन सबका समाधान उसमें है। इसलिए भारत के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए उपयोगी चीज है। लेकिन वैश्विक स्तर पर इसको ले जाने के लिए पहले हमने तो तैयारी करनी पड़ेगी। ये मूलतः तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है कि भारतीय ज्ञान पर आपका शिक्षा के हर स्तर पर समावेश करना है, तो इसका ये एक सैंपल, एक बेस्ट उदाहरण, एग्जाम्पल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी कहा है कि शिक्षा के हर स्तर पर होलिस्टिक अप्रोच लाना है, समग्रता की दृष्टि लाना है। क्योंकि पिछले 250 साल की शिक्षा व्यवस्था के कारण हम सबको हर बात टुकड़ों टुकड़ों में पार्टली सोचने की आदत हो गई। पर्यावरण अलग विषय, मौलिक शिक्षा अलग विषय, योग शिक्षा अलग विषय, स्किल डेवलपमेंट अलग विषय, मनोविज्ञान अलग विषय, आदि आदि। तो कितने विषय बच्चे पढ़ेंगे। फिर हम कहते 1-2 चुन लो, तो उस बच्चों का सर्वांगीण विकास होता नहीं है। तो ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा में समावेश करना है, इसका सैंपल है। इसका अध्ययन चिंतन कर लेंगे लोग, तो किस प्रकार पाठ्य पुस्तकों में इसको लाना है, इसको काफी कुछ बातें ध्यान में आ सकती है। और ये काम अभी तो बहुत छोटे स्तर पर काम हुआ है, हम लोगों ने जो भी किया है, क्योंकि हमारा तो एक सामाजिक कार्य है, बहुत छोटी संस्था है देश में, तो हमारी मर्यादाएं भी है। तो मैंने माननीय एनपी सिंह जी को और माननीय बाल आचार्य जी और बालकृष्ण रामदेव जी को निवेदन किया, उन्होंने ही सामने से कहा वैसे। मैंने कहा ये तो स्वतंत्र पुस्तक है अभी, लेकिन धीरे धीरे काम हमने ये करना है कि सारी पुस्तकों में
इसके दृष्टि का समावेश हो जाए तो अलग से फिर इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज अलग से जरूरत पड़ रही है क्योंकि कुछ नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा। वो हर पुस्तक के अनुसार फिर उसकी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, उसकी शब्द रचना बदलनी पड़ेगी, उसका अप्रोच उस विषय के अनुसार करना पड़ेगा। जैसे एक प्रबंधन मैनेजमेंट का एक पेपर तैयार किया है हम लोगों ने, एक 8-10 पेज का पेपर है, तो उसमें पंचकोश को कैसे लाना। तो हमारे मैनेजमेंट के सिलेबस में सेल्फ मैनेजमेंट कहीं नहीं है। तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि जब व्यक्ति अपना स्वयं का प्रबंधन नहीं कर सकता है तो देश और दुनिया का प्रबंधन कैसे करेगा वो। तो सेल्फ मैनेजमेंट इसमें लाना चाहिए। तो सेल्फ मैनेजमेंट में फिर शब्द अलग अलग दिया है क्योंकि मैनेजमेंट का विषय है। तो फिर एनवायरमेंट मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो सब फिर उसको सेल्फ मैनेजमेंट के अंतर्गत विषय लाए हैं। वहां पंचकोश उस स्वरूप में जाएगा फिर। तो इस प्रकार का कार्य आगे के दिनों में हमने करने के विचार करना है इस कार्यशाला में, क्योंकि ये पुस्तक है तो कुछ सालों से तैयार हो गई है। और यहाँ प्रोफेसर आर के मित्तल जी बैठे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में अभी कुलपति है। वो जब भिवानी हरियाणा के विश्वविद्यालय में कुलपति थे तब वहां हमने मिलकर एक काम किया था कि सेमेस्टर के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया था, लेकिन वो भी स्वतंत्र था, हर सेमेस्टर में क्या क्या करना। तो इससे एक स्टेप आगे है वो, क्योंकि एक ही पुस्तक है उसको फिर सेमेस्टर के अनुसार बांट दिया। तो हर सेमेस्टर में फिर क्या क्या कराना है ये सब बातें उसमें हो गई। अभी तीसरा स्टेप मैंने कहा आगे जाना है कि हर पुस्तक में इस विषय का कैसे समावेश हो, तभी वास्तविक वो पंचकोश की संकल्पना देश भर में आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार का विजन आगे का लेकर इस कार्यशाला में आए हैं। और जो समग्रता की दृष्टि, होलिस्टिक अप्रोच की बात है, तो मैं कहता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश हम शिक्षा में कर देंगे तो अपने आप होलिस्टिक अप्रोच आ जाता है। पंचकोश की दृष्टिकोण से कार्यशाला थी, बीएड और एमएड कॉलेज के प्रोफेसर थे सभी। तो हम मनोमय कोश की चर्चा कर रहा था। तो मनोमय कोश की चर्चा पूरी हुई, फिर दोपहर भोजन का समय था। तो हम जा रहे थे तो वहां की प्राचार्य महोदय महिला मेरे साथ में थी। तो उन्होंने कहा सर आप साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं क्या? तो मैं हंसने लगा। तो क्यों हंस रहे? मैंने कहा मैं मनोविज्ञान का छात्र भी नहीं रहा कभी, प्रोफेसर तो क्या बात कर रहा है। तो क्या आप बात तो सारी मनोविज्ञान की कर रहे थे? मैंने कहा बहन जी यही भारतीय ज्ञान परंपरा है, मनोविज्ञान अलग से पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। यह पंचकोश पूरा मनोवैज्ञानिक दृष्टि है। तो इस प्रकार की भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसका एक महत्वपूर्ण भाग ये है जो शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य है, एम ऑफ एजुकेशन है कि चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का समग्र विकास। वो कोई अलग अलग नहीं है, शब्द अलग अलग बोलते हैं, बोलना पड़ता है आज के संदर्भ में। पहले कहते हैं ना कि पहले तो घी की दुकानें ही नहीं थी देश में, फिर घी की दुकानें शुरू हुई कहीं कहीं। तो घी की दुकान ऐसे लिखा जाता था, मोहनलाल की घी की दुकान ऐसे लिखा जाता था। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो फिर आया कि मोहनलाल की शुद्ध घी की देशी शुद्ध घी की दुकान। फिर थोड़ी गड़बड़े बढ़ती गई तो फिर आया कि मोहनलाल की शुद्ध देशी घी की दुकान। तो स्थिति ऐसी है, इसलिए बोलना पड़ता है। बाकी मूल बात है व्यक्तित्व का विकास की बात है। फिर समग्र विकास, चरित्र निर्माण, ये फिर जैसे घी वाला विषय आगे बढ़ता गया, ऐसे देश काल परिस्थिति अनुसार उसको आगे बढ़ाना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि लोग समझे इस भाषा में देना पड़ेगा। क्योंकि आज मैंने कहा ऐसे कि दुनिया, देश और दुनिया में सबसे बड़ा प्रश्न चरित्र का संकट का ही है, इसलिए वो शब्द जोड़ने से लोगों को और अच्छा लगता है। लेकिन चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का समग्र विकास एक सिक्के के दो बाजू है, कुछ अलग अलग नहीं है। जब इस पंचकोश आधारित शिक्षा के आधार पर जब बच्चों को पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, गतिविधियां कराएंगे, तो बच्चे शारीरिक दृष्टि से सबल बनेंगे, प्राणिक दृष्टि से संतुलित होगा, उनका श्वास, ब्रीथिंग बैलेंस, संतुलित बैलेंस होगा। मानसिक दृष्टि से वो सदविचारी होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगा उसके जीवन में।
बौद्धिक दृष्टि से, क्षमा करें, बौद्धिक दृष्टि से वो सद्विचारी होगा और आध्यात्मिक दृष्टि से वो सेवाभावी होगा। इस प्रकार के बच्चों का व्यक्तित्व का निर्माण होता है तो चरित्र निर्माण कुछ अलग से करने की जरूरत है क्या? तो इसलिए चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास एक सिक्के की दो बाजू है। तो इस प्रकार का ये जो पाठ्यक्रम है, इस पर ये जो सेमेस्टर के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया था वो लेकर आए हैं मित्तल जी। अभिनंदन, धन्यवाद मित्तल जी, आपका बहुत अच्छा। तो ये भी अपने साथ उपलब्ध है। तो इस प्रकार का ये विषय है। और अंतिम बात की, जो चाहे देश की शिक्षा बदलने की बात हो, चाहे देश और दुनिया की समस्या चुनौतियों के समाधान की बात हो, इसका आधार ये पाठ्यक्रम बन सकता है। चुनौती बहुत है, समस्याएं काफी है, लेकिन हमारा तीसरा एक देव है, समस्या नहीं समाधान की चर्चा करो। समस्या सब जानते हैं, शायद हम सफेद बाल वाले चार ज्यादा समस्या जानते होंगे, इतना ही फर्क होता है। लेकिन समस्या की चर्चा करते समाधान नहीं मिलता है, समाधान के लिए कुछ ठोस कार्य करना पड़ता है। तो समस्या नहीं समाधान की हम चर्चा करें। इस कार्यशाला में भी हम उसी दृष्टि से बातचीत करें। और चुनौती, चैलेंजेस जो है, चुनौती को अवसर में बदलना, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता होती है। तो हम सब मिलकर आज जो चुनौतियां, समस्याएं, चैलेंजेस है देश और दुनिया के सामने, इसका समाधान तो जरूर करेंगे, लेकिन उसको अवसर में बदलने के लिए कटिबद्ध हो, संकल्पबद्ध हो और इस कार्यशाला में सहभागी होकर हम इस दिशा में आगे सब मिलकर कार्य करने का संकल्प करें। यही आप सबसे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी।